कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के आपके दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कंडीशनल और दूसरा अनकंडीशनल। तो कंडीशनल का मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं आपने कोई सिचुएशन या फिर कोई कंडीशन लगा रखा, ठीक है। और अनकंडीशनल का मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई बीच में कंडीशन, इफ एंड बट कुछ भी नहीं। डायरेक्ट आपने अगर कोई सामान मंगाना है, आपने उसको पेमेंट करने की बात करी, डिलीवरी की बात हो गई, बीच में कहीं तरह से कोई बैरियर नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। तो कंडीशनल या फिर नॉन कंडीशनल, इस तरह से आपके दो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो नॉन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको हम एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कौन सा? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। और वही जो कॉन्ट्रैक्ट आपके कंडीशनल हैं, कंडीशनल वाले कॉन्ट्रैक्ट ही क्या कहलाएंगे? आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट वो जहाँ पे प्रोमीजर बाइंड करता है खुद को कि परफॉर्मेंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस, क्या करेगा कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म करेगा। दूसरे कंडीशन में क्या है कि ऑन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन या फिर पर्टिकुलर कंडीशन। अगर कोई कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके उस केस में हम क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट। तो एब्सोल्यूट और कंटिंजेंट का मतलब समझ में? एब्सोल्यूट का मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का आपने कोई कंडीशन डाल दिया है कि वो कंडीशन फुलफिल होगी या फिर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल करेंगे, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जाके इनफोर्सिएबल होगा। कंडीशन के फुलफिल होने या फिर फुलफिल नहीं होने पे आपने कोई कंडीशन लगा दिया कि ऐसा होगा तभी हम कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेंगे, या फिर आपने दूसरी तरफ एक ऐसा कंडीशन लगाया कि वो सिचुएशन या फिर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, इन्फोर्स कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट आपका कंटिंजेंट हो जाता है। तो एब्सोल्यूट में किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। कंटिंजेंट वाले में ही आपका कंडीशनल की हम बात करते हैं। कंटिंजेंट का मतलब जहाँ पे आपने कोई कंडीशन लगा दिया। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन which the party must perform their reciprocal promises in all terms। reciprocal promises का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में रेसिप्रोकल, हमने बोला है कि आपको 1 टन ऑफ राइस पहुंचा देंगे और आप क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। सिंपल रेसिप्रोकल। और कॉन्ट्रैक्ट सेड टू बी कंटिंजेंट या फिर कंडीशनल इन विच द प्रोमिजर बाइंड हिमसेल्फ टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग, ठीक है, या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। मतलब या तो वो चीज होगी, या तो वो इवेंट होगा, या फिर वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इवेंट होने या ना होने के कंडीशन में ही हम उसको कंटिंजेंट कहेंगे। ये आपका इवेंट है, ये इवेंट भी अनसर्टेन होना चाहिए, फ्यूचर का इवेंट होना चाहिए, इसके बारे में हमें सर्टेनिटी नहीं है, या फिर हम क्लियरली इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अग्री किया बी को 5 लाख पेमेंट करने का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। दिस इज एन एब्सोल्यूट। कोई कंडीशन नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। 5 लाख पे कर देगा कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। किसको? बी को। ए पे कर देगा 5 लाख कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दैट्स इट। लेकिन यही जब हम बात करते हैं कि ए बी को तब पेमेंट करेगा जब इसका अप्रूवल आर्किटेक्ट कर देगा। कोई एक आर्किटेक्ट आ गया कि भाई देखो इसने सही तरीके से काम किया है कि नहीं किया है, तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा। अब हम तुमको पेमेंट तभी करेंगे जो मेरा ये आर्किटेक्ट है वो अप्रूव कर देगा, कहेगा कि जो आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है सही तरीके से हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कंसिडर करेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले वाले में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पे कर देंगे, अपना काम कर देना, बिल्डिंग बना के दे देना। यहाँ पे हम तभी करेंगे जब बिल्डिंग बना दोगे और उसका अप्रूवल मेरा आर्किटेक्ट करेगा, मेरा या फिर आपका या फिर बीच में कोई भी एक आर्किटेक्ट हम ले आएंगे, वो इसकी जांच पड़ताल करेगा
और जब देखेंगे सब कुछ सही है तभी जाके हम पेमेंट करेंगे। समझ में आ गया? कंटिंजेंट, डिपेंडेंसी, कंडीशनल, डेफिनेशन, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हम बोलते हैं ये वो कॉन्ट्रैक्ट है टू डू नंबर वन, नॉट टू डू नंबर टू। मतलब या तो हम करेंगे या फिर नहीं करेंगे समथिंग। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज होता है, डज नॉट हैपन या फिर वो नहीं होता है। तो प्रोमीजर ये बोलता है कि मैं वो काम करूंगा या फिर नहीं करूंगा, जब वो सिचुएशन अराइज होगा या फिर नहीं होगा, दोनों ही चीजें हैं। तो अब इस कंडीशन में आप इसको क्या कहेंगे? ये कंडीशनल हो गया, ये आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कि प्रोमीजर यहाँ पे क्या बोल, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे टू डू या फिर नॉट टू डू समथिंग इज डिपेंड ऑन द हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ द समथिंग, यानी सच कॉन्ट्रैक्ट डज या फिर डज नॉट हैपन। एग्जांपल, a contract to pay 4 lakh in consideration of B paying an annual premium of 10,000 if B house is burned। ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बोल रहा है कि ए बी को तभी पे करेगा जब बी एक एनुअल प्रीमियम पे करेगा और बी का हाउस जल जाए। कंटिंजेंट है, एक एनुअल प्रीमियम हम अपने हाउस को सिक्योर करने के लिए पे कर रहे हैं। सिक्योर मतलब रिस्क को कंसीडर कर, रिस्क को कवर करने के लिए, ठीक है। सिक्योर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन रिस्क को कवर कर सकते हैं, यानी जितना हमारा नुकसान होगा नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हो जाएगा। तो बी एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है और एनुअल प्रीमियम के बदले हमने उसका रिस्क कवरेज दे दिया। किस चीज का? अगर हाउस अगर जलता है या फिर डिस्ट्रॉय होता है तो इसको हम, ये एक्चुअली फायर इंश्योरेंस का केस है, ठीक है। तो जलेगा तो ही फिर मैं आपको पेमेंट दूंगा, यानी इसकी इम्पॉसिबिलिटी कब है? घर के जलने के बाद। क्या घर के जलने से पहले यहाँ पे क्लेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी एक कंडीशन पे या फिर एक सिचुएशन पे या फिर फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। तो यानी हाँ, दुर्घटना पे निर्भर करती है। इट मीन कि तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है जब तक कि वो घटना हो न जाए। और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 20 लैपटॉप टू बी एट सर्टेन प्राइस इफ शिप कैरिंग देम अराइव सेफली। मतलब जिस शिप से ये आ रहा है अगर वो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? 20 लैपटॉप आपको बी को दे दिया जाएगा। सर्टेन प्राइस है, ठीक है, तो एक प्राइस फिक्स किया गया है। उस प्राइस पे 20 लैप की लैपटॉप की डिलीवरी कर दी जाएगी जब ये लैपटॉप आपका आ जाएगा शिप से। कंटिंजेंट है। इसके हैपनिंग नॉन हैपनिंग किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो शिप अगर सेफली आ जाएगी तब मैं लैपटॉप दे पाऊंगा, उससे पहले नहीं दे पाऊंगा। चलो कोलेटरल इवेंट देख लो क्या होता है। कोलेटरल इवेंट का मतलब है, कोलेटरल का मतलब होता है सपोर्टिव या फिर सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट। वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है, लेकिन उसके वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फुलफिल होगा या फिर कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे हमने जो बात करी थी, ए प्रॉमिस टू, ये कहाँ गया, इसके ऊपर हमने यही बात करी थी ना। हाँ, ये सर्टेन प्राइस पे आपने देने की बात की, ये शिप कैरिंग देम अराइव सेफली। तो अगर शिप सही तरीके से यहाँ पे पहुंच जाता है तो ये आपका कोलेटरल इवेंट है। मेन इवेंट क्या है आपका कि सेल किया जाएगा लैपटॉप बी को, लेकिन सपोर्टिव एलिमेंट इसमें क्या है कि शिप से ये लैपटॉप आ जाएगा तो ही आपको ये डिलीवरी की जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कोलेटरल इवेंट। तो यानी अगर अभी डिस्कस करते हैं कोलेटरल इवेंट में कि एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए क्या क्या एक वैलिड एलिमेंट होने चाहिए या फिर इसेंशियल फीचर्स क्या होने चाहिए एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये कोलेटरल कंटिंजेंट में बस इतना ही था। इसको एक बार देखना एग्जाम्पल को। पहुंच लाल, ये वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए अग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू बी
किस कंडीशन पे? ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, द ग्रांटिंग परमिशन वाज सर्टेन प्रोवाइडेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटीज आर फुलफिल्ड। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट कंटिंजेंट बट ऑब्सोल्यूट, because granting of permission by authorities was almost certain and there was no collateral event। क्या बात हुई है कि ए ने बोला है कि प्रॉपर्टी बी को सेल कर लेगा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ फॉर्मेलिटीज है उसके पूरा होने के बाद। अब इसमें ये बताओ क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? चलो अब इस केस में देखो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात हुई है, एक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, ठीक है, वो लग रहा है कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो लग रहा है कि कंडीशनल है, अंकित म्यूट कर लो। वो लग रहा है कि उसके ऊपर कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है, लेकिन द थिंग इज कि ये सर्टेन फॉर्मेलिटीज को हम मान के चल रहे हैं कि जनरली इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन आपके फुलफिल हो जाते हैं, उसमें उतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको हमने सर्टेन माना है, इसको हमने कंडीशनल नहीं कंसिडर किया है। तो वो डॉक्यूमेंट तो आपका साइन हो ही जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो जाएगी। तो ये आपका ये रियल केस है पहुंच लाल और मान सिंह का, तो उसमें इसको कंटिंजेंट नहीं ठहराया गया। अब इसेंशियल देख लेते हैं। पहला इसेंशियल क्या है? एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब कंटिंजेंट कहलाएगा, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट होने के क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, कौन कौन से कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो पहला कंडीशन है द परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। पहला क्या है कि फ्यूचर में कोई इवेंट आपका होता है या फिर नहीं होता है, उस पर डिपेंडेंट होगा। दूसरा है कि इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, दूसरा कंडीशन कि इवेंट के बारे में हमें पता नहीं है, फ्यूचर है, इसकी सर्टेनिटी नहीं है कि ये ऐसा होगा या फिर ऐसा नहीं होगा। तीसरा क्या है? द अनसर्टेन इवेंट मस्ट बी कोलेटरल और इंसिडेंटल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस उसको पूरा करने के लिए एक कंडीशन के तौर पे है, कोलेटरल के तौर पे है। जैसे आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी दी जाती है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी का जो ट्रांजेक्शन होता है या फिर जो उसका सपोर्टिव एग्रीमेंट है, वो आपका मेन एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। लोन प्रोवाइड करना और लोन को वापस करना, ये आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसके बाद लोन को वापस कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी को फिर हम टच करेंगे, अदरवाइज कोलेटरल सिक्योरिटी उसमें बीच में कहीं नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी आप बात कर रहे हैं कि अनसर्टेन इवेंट जब होगा या फिर नहीं होगा, ये आपका कोलेटरल है, ये मेन इवेंट नहीं है या फिर कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है। अब वन बाय वन करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो रूल्स से पहले अभी इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस डिपेंडेंस, पहला एलिमेंट क्या है कि परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ऑन सम फ्यूचर इवेंट। तो फ्यूचर इवेंट का मतलब जो भविष्य में घटना होगी, यानी अभी के टाइम पे वो चीजें अभी नहीं हुई है, जब फ्यूचर में वैसे हो जाएंगी तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। तो पहला चीज परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट डिपेंड ऑन द हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट, यही वाला, ठीक है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स ने एग्री किया कि ओल्ड मारुति कार वाई से बाई करेगा 50,000, तो अप्रूवल ऑफ मैकेनिक, ठीक है, तो मैकेनिक अप्रूवल करेगा तो आपका फ्यूचर इवेंट हो गया। जैसे हमने अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में आर्किटेक्ट का लिया था कि बिल्डिंग के लिए आपको पेमेंट तभी किया जाएगा जब आर्किटेक्ट अप्रूव करेगा, तो अब आर्किटेक्ट का अप्रूवल करना, ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर इवेंट। मैकेनिक का गाड़ी के लिए अप्रूवल देना, ये हो गया आपका फ्यूचर इवेंट। तो जब ये फ्यूचर इवेंट आपका कंप्लीट होगा तब जाके वो कंटिंजेंट के कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा किस पे? मैं अपना जो प्रॉमिस किया हूँ, ठीक है, प्रॉमिस मैंने किया है, वो प्रॉमिस मैं तभी फुलफिल करूंगा जब ये जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल होगी। फुलफिल होने का मतलब आपका आर्किटेक्ट अप्रूव कर देगा तब मैं पेमेंट करूंगा, मैकेनिक अगर अप्रूव कर दिया तब मैं आपसे वो गाड़ी खरीदूंगा। तो ये हो गया कि परफॉर्मेंस, मैं अपना एक्ट परफॉर्म, मैं अपना काम तभी करूंगा जब वो चीज
या जब वो इवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट होगा और नहीं होगा, दोनों पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज अभी डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे ये वाले में। ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यही चीज आएगा कि कब आपको अपना क्या करना है, अपना परफॉर्मेंस, अपना एक्ट या फिर अपना जो प्रॉमिस है वो अपना प्रॉमिस कब फुलफिल करेंगे। दूसरा, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कोलेटरल मतलब सेकेंडरी होना चाहिए, सबऑर्डिनेट होना चाहिए, बट फ्रॉम द सेम सोर्स, मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो बात होनी चाहिए। मतलब ये कंडीशन आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही होनी चाहिए, किसी और चीज के लिए कंडीशन आप नहीं लगाएंगे, किसी तीसरा चौथा कंडीशन के एवज में आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद है अ, अच्छा, दूसरा अनसर्टेन इवेंट हमने बात कर लिया ना। फ्यूचर इवेंट, तो फ्यूचर इवेंट का मतलब फ्यूचर तो है ही, अनसर्टेन भी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब वो फ्यूचर में अगर मुझे पता है कि ये ऐसा होगा, ठीक है, अगर उसके बेसिस पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो फिर सर्टेन इवेंट में चला जाएगा, वो कंटिजेंट नहीं जाएगा, वो अनसर्टेनिटी में नहीं जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहला तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, वो अभी का इवेंट नहीं है, आने वाले टाइम में इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों। ठीक है, अनसर्टेन इवेंट का मतलब डिपेंडेंट मस्ट बी अनसर्टेन। if the event is bound to happen or not happen, it will be a contingent contract. Here, if the event is bound to happen or not happen, it will not be a contingent. अगर मुझे पता है कि ये सिचुएशन अराइज होगा और ये भी मुझे पता है कि हो सकता है ये सिचुएशन अराइज नहीं होगा, इसके बारे में मैं अवेयर हूँ, तो वो कंटिंजेंट फिर नहीं होगा। कंटिंजेंट तभी होगा जब उसके बारे में मैं सर्टेन नहीं हूँ। अगर मैं सर्टेन हूँ और वो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तो फिर वो अनसर्टेन नहीं होगा, तो वो फिर कंटिंजेंट नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल फिर समझ में आ जाएगा। चलो, ये वाले सारे एग्जाम्पल ना जब अभी मैं डिस्कस करूंगा रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस वाले में, उसमें सब कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए इसमें इतना कंसीडर करो। इवेंट कोलेटरल होगा तीसरा चीज, और कंटिंजेंसी मे बी एन एक्ट ऑफ द पार्टी। कंटिंजेंसी आपका, एक तो हमने इवेंट देखा कि फ्यूचर में इवेंट किस तरह से हो सकते हैं। एक इवेंट आपका बाई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सन भी कंटिंजेंसी या फिर उसके वर्क करने पे या फिर वर्क नहीं करने पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमने जो लैपटॉप मंगाने की बात करी थी और सेल करने की बात करी थी, वो वहां पे इवेंट है, ठीक है, लेकिन वहां पे हम पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को बोल दिया जाए कि तुम अगर ऐसा काम करोगे तब तुमको पेमेंट किया जाएगा, तो अब ये पर्सन हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, दूसरे चीज में हम पर्सन इवेंट के इस्तेमाल में पर्सन को नहीं लिए थे, जैसे शिप का आना, पर्सन उसमें किसी से इन्वॉल्व नहीं है। तो इस कंडीशन में जो कंटिजेंसी होगी, वो जो पार्टी है या फिर जो प्रोमिजी है उसका कोई एक्ट हो सकता है, यानी जो पर्सन है एक्स वाई जी, उसका कोई एक्ट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है कि वो ऐसा करेगा या फिर नहीं करेगा, तब वो कंटिजेंसी होगी। ठीक है, अब इसको भी हम इसी में डिस्कस करेंगे रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस में। तो ये चार कंडीशन देख लेना, इसेंशियल फीचर या फिर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सा। पहला, फ्यूचर इवेंट होना चाहिए, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, आपका कोलेट्रल होना चाहिए इवेंट। ठीक है, इवेंट आपका कोलेट्रल होना चाहिए, और लास्ट आपका जो एक्ट है वो किसी पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो कंटिंजेंसी कैन बी डिपेंड ऑन या मे बी एन एक्ट ऑफ द पार्टी। कोलेट्रल का हिंदी मतलब सहायक कर देना। चलो, अब रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस या फिर इनफोर्सिएबल इन्फोर्समेंट ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है इनफोर्सिएबल। ठीक है, या फिर इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट मतलब
इसकी वैलिडिटी को हम चेक कर रहे हैं, इसकी हम वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं, क्या हमने जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किए थे उसके बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल होने के लिए, या फिर हम अपने एक्ट को परफॉर्म करेंगे, या फिर जो हमने प्रॉमिस किया था, कि हमने जो भी प्रॉमिस किया था वो फुलफिल करेंगे, वो डिपेंड करेगा किस चीज पे? ये जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? ये बात समझ में आ रही है ना? जो हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, कि हम कब परफॉर्म करेंगे, हम कब एलिजिबल होंगे दूसरे पर्सन पे या फिर दूसरे व्यक्ति पे केस को फाइल करने के लिए। तो वैलिडिटी हम देख रहे हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कब होगी? कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर वो इवेंट होता है तभी जाके हम कहेंगे इसको कंसिडर करेंगे। तो व्हेन अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इज कंटिजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने हैपनिंग बोला है, ध्यान देना। अगर वो ऐसा चीज होता है, वो इवेंट होती है, तब उसकी इन्फोर्सेबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इट इज इन्फोर्सेबल ओनली व्हेन सच इवेंट हैपेंड। अगर वो इवेंट होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तभी वो कंटिंजेंट होगा। दिस सेक्शन फर्दर प्रोवाइड दैट अगर इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। ये हो जाएगा वॉइड। आपने कोई अब एग्जांपल ही ले लो, एग्जांपल ही ले लो। पहला एग्जांपल इसमें हम कंसीडर करते हैं इसका तीसरा वाला, कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। ए agrees to pay B a sum of money, B, ठीक है, sum of money when B marries C। B C से मैरी करेगा, उस केस में ए क्या करेगा? ए पेमेंट करेगा। किसको? बी को पेमेंट करेगा। C died without being married to B। अब ये तो बात ही खत्म हो गई, C मर गई, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम। हमारा इवेंट क्या था? हैपनिंग। और हैपनिंग क्या था? जब ये शादी हो जाएगी, बी अगर सी से मैरिज किया तब भी को हम पैसा दे देंगे। अब यहाँ पे अगर शादी हो जाती तो पैसा इसको मिल जाता। अब शादी इसकी नहीं हुई क्योंकि सी अब इस दुनिया में कैसे मिलेगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या था? हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यहाँ तो इवेंट हुआ ही नहीं ना। बी ने क्या बोला है कि पैसा देगा जब बी सी से शादी कर लेगा। सी मर गया या फिर मर गई, विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, अवॉइड हो गया ना। अब ये पॉसिबल नहीं है कि उससे अब शादी हो पाए या फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो पाए। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कब है? हैपनिंग ऑफ सब इवेंट। वो कंटिंजेंट कब माना जाएगा? हैपनिंग ऑफ द सम इवेंट। नेक्स्ट, कंटिंजेंट डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अब यहाँ पे हम बात करें, उसमें हैपनिंग था, अगर वो ऐसा होता तब। अब हम कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं होगा तब वो कंटिंजेंट होगा। अब वो ऐसा नहीं होगा, कैसे होगा? तो ये जो फ्यूचर का इवेंट है, या तो नहीं होगा, ठीक है, एक तो अनसर्टेनिटी आपकी आएगी, तो टू डू या फिर नॉट टू डू, मैं वैसा करूंगा या फिर नहीं करूंगा। कब? जब फ्यूचर का जो इवेंट है वो नहीं होगा, यानी कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जो फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट है वो नहीं होगा, तब जाके हम अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। तो वो कंटिंजेंट किस पे हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट नॉन हैपनिंग। इट कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। अब ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन्फोर्स कब होगा?
द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अब वो जब नहीं, हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर वो जो कंडीशन हमने लगाया वो नहीं होगा तो फिर हम आपको अपना प्रॉमिस जो किया है वो फुलफिल करेंगे। तो यानी वो जब तक वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है, तो यानी तब हम पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन गलती से वो अनसर्टेन इवेंट हो गया, फिर आपका कहानी खत्म, अब हो जाएगा वॉइड। इसी केस में देखो, ए एग्री किया है बी को पेमेंट करेगा, ठीक है, ए ने एग्री किया है बी को पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस क्लेम आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम इफ सर्टेन इवेंट डज नॉट, ठीक है, शिप डज नॉट रीड। अब यहाँ पे इवेंट क्या है कि जो हमने सामान मंगाया है शिप से, वो शिप वापस नहीं आ पाएगी तो मेरा नुकसान होगा। मैंने कोई जहाज से सामान मंगाया है और वो आ जाए तो फिर तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर वो सामान नहीं आई तो मेरा नुकसान होगा। तो वो नुकसान भरपाई के लिए हमने क्या किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी से, बोल दिया कि अगर मेरा शिप नहीं आता है तो आप हमें पेमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है। और उसके लिए सपोर्ट, हाँ, उसका नुकसान होगा। दिस शिप सम, डूब गया, अब वो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग हो गई। द कॉन्ट्रैक्ट में कैन बी इन्फोर्स व्हेन शिप, अब हो जाएगा, अब मैं पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था, नॉन हैपनिंग, जो चीज नहीं होगी। यानी अगर वो आ जाती वो हैपन हो गया, उसकी हैपनिंग वो चीज घटित हो गई, तो जब घटित हो गई तब वो कंटिंजेंट नहीं है। लेकिन कंटिंजेंट कब बना, नॉन हैपनिंग पे। यानी मैं कंटिंजेंट, मैं अपना जो प्रॉमिस है तभी फुलफिल करूंगा जब आपका शिप नहीं आएगा। अब शिप नहीं आया और अब कहीं कि मैं पेमेंट भी नहीं दूंगा, अब ये इम्पॉसिबल है। यानी कि शिप आ गया फिर भी जाके उससे पैसा मांग रहे हैं। शिप आपका नहीं आया, इसकी आप बात किए थे ना कि मेरा शिप अगर नहीं आया, जहां से मेरा सामान नहीं आया, तब आप मुझे पेमेंट करेंगे। तो सामान नहीं आया, पेमेंट करिए। अब यहाँ पे इम्पॉसिबल ये हो जाएगा। अगला कंडीशन क्या है, कंटिंजेंट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। एक लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे भी आपका कंटिंजेंसी हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। इसमें वही सेम एग्जांपल लेते हैं, कहाँ गए, हम्म, ये वाला एग्जांपल तुम लोग का सही है, फटाफट समझ में आ जाता है। ए अग्रीज टू पे सम मनी, अगर बी ने सी से शादी किया, बी सी, और यहाँ पे ए ने बोला है कि बी को पेमेंट करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सी मैरिज डी, सी, धोखा दे दी, सी मैरिज डी, हाँ, बी मैरिज, इन्होंने बोला है ना कि ए ने बोला है कि बी को पेमेंट करेगा अगर बी मैरिज किया सी से शादी किया तब, और सी ने शादी कर लिया डी से। अब ये इवेंट हो गया इम्पॉसिबल। और हमारे यहाँ पे जो कंटिंजेंसी थी वो किस पे डिपेंड थी, हैपनिंग ऑफ द इवेंट तो है ही, ये पर्सन के द्वारा है, ठीक है। हमने इसमें क्या बात किया था, कंटिंजेंट हैपनिंग, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। जो हमने बात किया था कौन सा, इसेंशियल एलिमेंट में हम बात कर रहे थे ना, ये एक्ट ऑफ पार्टी हो सकता है, ये एक्ट ऑफ पार्टी वाली ही हम बात कर रहे हैं। तो एक्ट ऑफ पार्टी में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अब इसके कंडक्ट पे, मतलब अब इसके वर्क पे डिपेंड करता है कि हमने इसको कोई काम बोला, वो किया कि नहीं किया। अब इसके बिहेवियर, ये कंडक्ट पे ये हमारा कंटिजेंसी डिपेंड है, या फिर ये प्रॉमिस डिपेंड करता है। अब ए बी को तभी पैसा देगा जब बी सी से शादी करेगा, सी ने तो डी से शादी कर लिया। अब ये मैरिज इम्पॉसिबल हो गया। दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी, हाँ, सी को बी को मैरिज करना है सी से, तो डी मर जाएगा, एक पॉसिबिलिटी वहां पे है। या फिर डाइवोर्स भी हो सकता है, डाइवोर्स हो जाएगा। ये दो सिचुएशन है, तो हम इस सिचुएशन को कंसीडर
नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, द मैरिज ऑफ बी नाउ कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी मैरी, हाँ, डी में डाई एंड सी में आफ्टरवर्ड मैरी डी, या फिर डाइवोर्स भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे तो ये नहीं हो, क्यों, कंडीशन आपका ये है। बाद में होता है तो ये कंडीशन को हम रेटिफाई नहीं करेंगे, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे कि हमने अभी से बर्थडे को पे कर लिया। बाद में डाइवोर्स हो जाए या फिर डी मर जाए और उसके बाद क्या कि देखो मैंने शादी कर लिया, पैसे निकालो। नहीं, वो पहला एग्रीमेंट आपका खत्म वहीं पे। समय अवधि के दौरान ये कार्य हो जाए तब ये बता रहे हैं। अब समय अवधि की हम बात करेंगे अगले में, ठीक है। अब समय अवधि पे आ गए हो तो चलो अवधि में चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन अ फिक्स पीरियड। अब वही सारा चीज है, केवल अब इसमें एक कंडीशन हमने लगा दिया कि अब वो हैपनिंग होगी इवेंट की, वो विद इन अ टाइम फ्रेम होगी। पहला कंडीशन क्या था, हैपनिंग ऑफ इवेंट। दूसरा कंडीशन था नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तीसरा कंडीशन था कि कोई पर्सन का एक्ट हो सकता है, लिविंग पर्सन का एक्ट हो सकता है। अब दो पॉइंट और जो हम डिस्कस करेंगे, पहला वाला ही पॉइंट है हैपनिंग ऑफ द इवेंट, लेकिन क्या है अब विद इन फिक्स टाइम। अब फिक्स टाइम के बाहर कोई हैपनिंग होती है, नॉन हैपनिंग होती है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो, दे कैन बी इन्फोर्स ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विद इन द टाइम फ्रेम। विद इन द टाइम फ्रेम, जितना हमने टाइम जो वैलिडिटी दिया था उसके अंदर में ही वो चीजें होगी तो ही वैलिड होगी, या फिर इन्वर्स होगी, या फिर इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू हैपन बिफोर द एक्सपायरी टाइम। मतलब अब इसकी इम्पॉसिबिलिटी होगी कब, एक्सपायरी पीरियड से पहले ही तो होगा ही नहीं। तो हमने क्या बोला था कि विद इन टाइम फ्रेम में वो चीज है होनी चाहिए थी। तो हमने बोला कि अगर वो विद इन टाइम फ्रेम होता है तो, विद इन टाइम फ्रेम होता है तो इम्पॉसिबल होगा, या फिर वो एकदम से इम्पॉसिबल हो गया कि अब तो ये हो ही नहीं सकता है इतने टाइम फ्रेम में, तो वो वहां पे फिर क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वॉइड। तो टाइम फ्रेम में हो गया तो वैलिड, या फिर इम्पॉसिबल हो गया टाइम फ्रेम के अंदर तो भी इनवैलिड। ठीक है। अब एग्जांपल इसका देखते हैं। चलो पहला वाला ये चलो, ए प्रॉमिस टू पे सम ऑफ मनी इफ शिप रिटर्न विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अगर ये शिप आ जाती है विद इन अ ईयर, तो इनको पेमेंट किया जाएगा। द contract may be enforced if the ship return within a year, becomes void if ship burnt within the year and does not return within the year। हमने क्या बात किया कि एक साल के अंदर अगर शिप आ जाती है, ठीक है, ये प्रॉमिस टू पे सम ऑफ मनी मनी इफ शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर अगर शिप हमारे वापस आ गया तो ठीक है, हम आपको पेमेंट कर देंगे। अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट में भी इफ द शिप रिटर्न विद इन ईयर, बिकम वॉइड इफ शिप बर्न। अब जल गया, अब कहीं से भी पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है कि ये वापस आएगा। तो पहले वाले केस में तो आ गया, पेमेंट कर देंगे, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। दूसरे केस में अब क्या है कि बिकम्स वॉइड शिप बर्न, अब इसकी पॉसिबिलिटी खत्म है, अब ये वापस नहीं आ सकती है। तो शिप अगर आ गई विद इन टाइम फ्रेम में हो रहा है, इम्पॉसिबल है। हमने यही बात किया था कि शिप आ जाएगी तो पेमेंट आ गई, पेमेंट कर दो। नहीं आ रही है, हाँ, टाइम पीरियड में नहीं आई, या फिर इम्पॉसिबल हो गया उसका आना। अब जैसे जल गया तो इम्पॉसिबल हो गया, आते आते डिले हो गया, एक साल निकल गया, ठीक है, 365 दिन नहीं, 366वें दिन आ रही है, खत्म खेला, अब नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन द नॉन हैपनिंग कंटिजेंट, कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन नॉन हैपनिंग। अब ये चीजें हम बोला है कि नहीं होगी विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सेम वही चीज है, सेम वही चीज है, बस हमने उसमें बात कर दी कि विद इन फिक्स पीरियड टाइम पे ये अगर हो जाएगा तो हमारा ये कंटिजेंसी होगी, इम्पॉसिबल होगा। अब कहेंगे कि हम विद इन टाइम फ्रेम में
नहीं होता है। नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड, अगर हमने बोला था कि एक साल में अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जैसे उसमें बोला था कि एक साल के अंदर आ गई तो इन्फोर्सेबल है, अब कहेंगे कि एक साल में नहीं आई तो फिर वही एग्रीमेंट है। ठीक है, वही एग्रीमेंट है। ए प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ मनी, कब, इन द, अब ये इंश्योरेंस वाला केस आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी। हाँ ये वाला आसान है, ये इंश्योरेंस वाला केस है। हाँ इंश्योरेंस का ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। वो सिप है, सिप नहीं आ रही है तो उसका नुकसान होगा। तो इंश्योरेंस का कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए हमने प्रीमियम पे कर दिया तो प्रीमियम के बदले हमारा क्या होगा, जो लॉस है उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है। हाँ तो एक साल। तो उसमें देखो, केवल उसमें जो पहले और दूसरे वाले केस में था, हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट पे था, उसमें कोई टाइम फ्रेम हमने नहीं रखा था। बस हो जाए तो या फिर नहीं हो तो वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गया। यहाँ पे अब होना और नहीं होना एक टाइम फ्रेम के साथ होना चाहिए। तो होना अगर एक साल के अंदर हमने दे दिया, हो गया एक साल के अंदर तो इम्पॉसिबल होगा, नहीं एक साल के अंदर हुआ तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आपका जो शिप था, शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, एक साल में नहीं आएगा, तब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे पेमेंट करेगी। तो मे बी इन्फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और इज बर्न विद इन अ ईयर। हो सकता है कि वो शिप बर्न हो जाए, तो बर्न होने के केस में हम इम्पॉसिबल कहेंगे कि अब वो इम्पॉसिबल होगा, अब हो ही नहीं सकता है। और दूसरे केस में अगर हमने बोला वो नहीं आई, तो नहीं आने का कई सारा रीजन हो सकता है कि डिले हो जाए। तो डिले होने के केस में भी, तो डिले वाले केस में हम ये कहेंगे कि वो इवेंट नहीं हो पा रहा है विद इन ईयर। और दूसरे केस में हम क्या कहेंगे, वो केस ही इम्पॉसिबल हो गया कि अब एक साल में तो हुई, अब जल गई ना, तो वो इम्पॉसिबिलिटी। तो ये इम्पॉसिबल केस हो गया। या फिर आपका एक साल के अंदर या फिर टाइम पीरियड या फिक्स पीरियड के अंदर वो चीज नहीं घटित होती है, तब जाके क्या होगा, इनफोर्सिबल होगा। यानी स्लिप नहीं आई, तब ये तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्टिव हो जाएगा या फिर इनफोर्सिबल हो जाएगा। तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब तक के लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, केस फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से घटना हो गई, जो आपने कंडीशनल या फिर जो आपने एलिमेंट रखा था कंटिजेंसी का वो फुलफिल हो गई, तो यहाँ पे आपका कंटिजेंसी हो जाएगी। लास्ट है एग्रीमेंट कंटिजेंट द हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये है, आप ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट ही आपने ऐसा रख दिया कि वो हो ही नहीं सकता। आपने बात क्या बोला, कंटिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट वो पॉसिबल नहीं है लेकिन आपने उसको कंडीशन बना दिया, तो वो क्या होगा, वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। वो एग्रीमेंट ही, दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड। तो सबसे पहले ही हमने लिख दिया, कुछ ज्यादा हमें सोचना ही नहीं। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड whether the fact is impossibility whether the fact of impossibility is known or known। पता है या नहीं पता है कोई मतलब नहीं है, हमें ये चीज पता है कि इवेंट इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। अननोन टू द पार्टीज एट टाइम ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे, एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे क्या है, ये एग्रीमेंट आपका इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने उसको वर्ड कर दिया। ए अग्री टू पे 1000, दो स्ट्रेट लाइन अगर गोला बन जाए। ए ने बोला है कि बी को 1000 देगा जब दो स्ट्रेट लाइन एक स्पेस को इंक्लोज करेगा। तो दो पैरेलल लाइन कैसे इंक्लोज हो सकता है, द एग्रीमेंट इज वॉइड, द इम्पॉसिबिलिटी इज नोन टू द पार्टी। हमें पता है कि नहीं हो सकता है, दो लाइन जब पैरेलल हैं तो गोला क्या वो काट भी नहीं सकते एक दूसरे को। तो पैरेलल एक दूसरे के साथ बलिया बहादुरपुर निकलते हुए बहुत दूर तक निकल जाएंगे, कभी मिलेंगे नहीं। तो ये मुझे पता है कि ये नॉन इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और मैं बोल रहा हूँ कि देख भाई, दो पैरेलल लाइन अगर मिल जाएंगे कहीं पे क्लोज सरफेस या फिर इंक्लोज कर लेंगे, गोला बना देंगे, तो मैं 1000 रुपया दूंगा। कैसे देगा भाई, पता ही। हाँ, ए अग्रीज टू बी,
ठीक है। A agrees to pay B 1,000 if B will marry C, a daughter. C was dead. ठीक है। ये वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉन था ना, यहाँ पे अननोन वाला चीज आ जाएगा। तो ए बी को 1,000 पेमेंट करेगा जब बी सी से शादी करेगा। ठीक है। एक ही डॉटर है। एग्रीमेंट बनने के टाइम पे सी मर चुकी थी। ठीक है। और इनको ये पता नहीं था, तो ये एग्रीमेंट हो गया वर्ड। इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। पता हो या नहीं हो, इम्पॉसिबल इवेंट है, वर्ड है। ये है ना, नॉन अननोन, दोनों ही केसेस में पता है या नहीं पता है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो वहां पे डिफरेंस देख लें। हाँ, डिफरेंस देख लो। पहला है वेजरिंग और एग्रीमेंट कंटिजेंट में डिफरेंस क्या है। तो वेजरिंग इवेंट भी तो आपका फ्यूचर इवेंट पे ही डिपेंड करता है। वहां पे भी हम अनसर्टेन इवेंट की ही बात करते हैं कि अगर ये अनसर्टेन इवेंट होगा तो मनी या फिर मनी वर्थ को एक्सचेंज किया जाएगा। मनी या फिर मनी वर्थ को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये इसका मीनिंग होगा वेजरिंग एग्रीमेंट। होता है क्या होता है, कंटिजेंसी में क्या है, डू या नॉट टू डू, वो डिपेंड है कोलेटरल इवेंट पे। कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड है। तो ये कोलेटरल इवेंट क्या हो सकता है कि कोलेटरल इवेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो आपका कोई काम करना या नहीं करना वो कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करता है। और कोलेटरल इवेंट पे भी हमने क्या बोला, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, क्या इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में। वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी दोनों पार्टीज होती हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उनको, बस केवल हार या जीत से मतलब है। एक जीतेगा, दूसरा हारेगा। इसके केस में क्या है, इंटरेस्टिव होते हैं। इंटरेस्ट होते हैं मतलब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रीमियम पे कर रहे होते हैं और आपका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि इस प्रीमियम के बदले अगर कोई घटना होती है तो मुझे पेमेंट मिलेगा, रिस्क कवर होगा। यहाँ पे कोई रिस्क कवरेज की बात नहीं होती है, बस एक हारेगा और एक जीतेगा। तो हमने इसमें बात कर लिया, पार्टी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑकरेंस ऑफ, ऑकरेंस वो चीज घटित होगी या फिर घटित नहीं होगी इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें इंटरेस्ट है कि वो चीज या तो होगी या फिर वो चीज नहीं होगी। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने की बात किया था, जिसने बिल्डिंग बनाया, तो उसको बिल्डिंग बनाने की पेमेंट तब करेंगे जब सही तरीके से बनी होगी, आर्किटेक्ट अप्रूव कर देगा। यहाँ पे ऐसा कोई अप्रूवल की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इंटरेस्टेड है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग या फिर सम इवेंट, तो अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दिया तो ही पेमेंट करेंगे। अगला क्या है, फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट द सोल डिटरमाइंड फैक्टर, किसमें, वेजरिंग में। तो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर बता रहे हैं। तो क्या फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इसमें नहीं है? तो दिक्कत क्या है इसमें, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेयरली कोलेट्रल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कोलेट्रल है। यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट क्या कोलेट्रल है, क्रिकेट का गेम, इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, मनी का एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह से कोई कोलेट्रल नहीं आ रहा है कि अगर मेरा शिप मुझे मिल जाए। ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला कि शिप अगर समुद्र के रास्ते आ रही है, सही सलामत आ जाएगी, तब पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे बीच में एक इवेंट आया, यहाँ पे कोई बीच में इवेंट नहीं आ रहा है। ठीक है। एक तरह से केवल कंडीशन है या फिर सिचुएशन है, या फिर वो हो सकता है या फिर नहीं होगा। यहाँ पे आपका अगर ये होना और नहीं होना, ये उसका एक कोलेटरल का पार्ट बन रहा है। नेचर इसका किस तरह से है, वेजरिंग एग्रीमेंट आर इसेंशियली कंटिंजेंट इन नेचर। कंटिंजेंट का मतलब वही डिपेंडेंसी, कंडीशनल है, तो कंडीशनल हो गई। यहाँ पे भी कंडीशनल वाली बात है। ठीक है, कंडीशनल तो ये भी है, लेकिन ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वेजरिंग इन नेचर। वेजरिंग में क्या है कि आप मनी या मनी वर्थ को आप एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितने भी, एक तरह से इसको ऐसे देखो
जितने भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। देखो नेचर में a wagering agreement is essentially a contingent in nature। जो वेजरिंग का एग्रीमेंट है वो आपका कंटिंजेंट का नेचर का होगा, लेकिन जो कंटिंजेंट का एग्रीमेंट है या फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वेजरिंग नहीं होगा। बस समझ रहे हो, वो वेजरिंग नहीं होगा। किस बेसिस पे? क्योंकि हम मनी या मनी वर्थ के एक्सचेंज की बात करते हैं वेजरिंग में, और फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इसमें भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करते हैं किसमें, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो जितने भी आपके वेजरिंग वाले हैं वो कंटिंजेंट पे आ जाएंगे, लेकिन सारे कंटिंजेंट आपके वेजरिंग में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि वेजरिंग आपका गेम ऑफ चांस है, हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग, आपका विनिंग लूजिंग आप इसमें डिपेंड नहीं करते हैं किसमें, वेजरिंग में। लेकिन आपकी डिपेंडेंसी इस पे होती है किसमें, कंटिजेंटी में, हैपनिंग नॉन हैपनिंग में आपका इंटरेस्ट होता है। और दूसरी तरफ हम वेजरिंग की बात करें तो गेम, वेजरिंग क्या है आपका, एक गेम ऑफ चांस है। चांस की बात करते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली आपका इवेंट है, इवेंट की पॉसिबिलिटी या फिर इम्पॉसिबिलिटी है। ये एक तरह से चांस नहीं है, ये चांस नहीं है। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, इसको ऐसे भी देख लो, जब नेचर की बात कर रहे थे ना, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इन सब्जेक्ट मैटर। अच्छा अभी आया कि नहीं है? अच्छा ये वाले में था ना, हाँ इसमें एक चीज मुझे और बतानी थी। इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर में, क्योंकि आप मनी या मनी वर्थ की एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना, एक जीतेगा तो दूसरा क्या होगा, हारेगा। इसमें ऐसा कुछ है क्या? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, दो क्रिकेट का गेम चल रहा है, इंडिया जीत गया है तो मैं तुमको पैसा देना पड़ेगा, और इंडिया हार जाए तो मैं तुमको पैसा दूंगा। ये हो सकता है। ठीक है, तो आप बेट लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि कोई ना कोई एक चीज यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज तो होगा। पार्टी यहाँ पे इंटरेस्टेड हो सकती है, तो वो चीज अब वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे एक इंटरेस्ट। अब वहां पे इसका ऑकरेंस हो नहीं हो, इसमें हमारा इंटरेस्ट, पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन हैपनिंग। ठीक है, कि वो चीज उस तरह से घटित हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ द इवेंट ऑफ द प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल में भी हम वही बात करेंगे। कौन सा, ये वेजरिंग वाला है तो रेसिप्रोकल। वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है, तो हम एक दूसरे का पेमेंट है जो भी है एक्सचेंज कर लेंगे। नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन द केस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन द केस ऑफ कंटिजेंट, इसको हम समझते हैं रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉमिस। अब ये किसी एक इवेंट या फिर घटना पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हो। इसके बीच में एक कंटिजेंसी आ रही है या फिर कोई एक सिचुएशन आ रहा है, कंडीशन आ रहा है, उसके फुलफिलमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको पूरा करने या कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपका जो वेजरिंग एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, बस वो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, विन होगा या फिर लॉस होगा, उस केस में आपका मनी या मनी वर्थ एक्सचेंज हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट वाला, कौन सा है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी। वेजरिंग की वैलिडिटी पता है, वेजरिंग की एक्टिविटी ये हमारा वर्ड होता है, वेजरिंग सट्टेबाजी या फिर आपका गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, ये वर्ड होता है। कंटिजेंट वैलिड होता है, ठीक है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड होता है। अगर वो चीज जो हमने कंडीशन फुलफिल करने की बात किया है, हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग, तो वो चीजें होती है नहीं होती है तो ये वैलिड है। लेकिन आपका जो वेजरिंग का एग्रीमेंट है वो आपका वर्ड है। वैलिडिटी हो गया। एक चीज मैंने मिस कर दिया, नेचर ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट में भी रिलेटेड टू पास्ट और फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर से ही रिलेटेड होगा, इसका क्या मतलब है? अनसर्टेन इवेंट पास्ट कैसे हो सकता है? मैच हो चुका हूँ। चलो ठीक है, अब इसको कल डिस्कस करेंगे, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ये सब सुन ही लो। पास्ट का मतलब जैसे कोई इलेक्शन हो गया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट अब कौन पार्टी जीतेगी कौन पार्टी हारेगी, यह पास्ट का इवेंट हो गया, ठीक है। इलेक्शन हो गया है, ठीक है, एग्जिट पोल, ठीक है, तो अब उसमें आप एग्जिट पोल में कर सकते हैं कि कौन जीता है कौन हारा, आप बेट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये पास्ट और फ्यूचर तो क्लियर है, फ्यूचर का इवेंट तो पास्ट का ही हो गया, और यहाँ फ्यूचर का इवेंट हमारा है ये, ठीक है। तो कंटिजेंट में सारा कंडीशन आपका फ्यूचर का होगा, लेकिन इसमें पास्ट का भी इवेंट हो सकता है।